हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। विद्या क्लासेस लेके आया है यूपीपी यूपीएसआई की न्यू बैच। इस बैच में आपके लिए यहाँ पर सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस, और सिलेबस में कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उस पूरी रणनीति को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे, इनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हमारे कौन से फैकल्टी हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये हमारी कोचिंग है विद्या क्लासेस। इस विद्या क्लासेस में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आपको विद्या क्लासेस में इस पूरी वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ बताई जाएंगी। एक एक फैकल्टी आपको एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से समझाएगा, जो आपको यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, जो अभी सफलता की सोच लेके बैठे हैं, वो सफलता के रास्ते से लेके सफलता तक पहुँचाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले ये है हमारी यूपीपी और यूपी पुलिस की वैकेंसी, यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग आएगी ये 60,000 प्लस वैकेंसी हमारे पास में आएगी। ये यूपीपी की यानी यूपी कांस्टेबल की है। जबकि हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो लगभग 3,000 प्लस वैकेंसी के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। तो हम अभी इसके लिए बेहतर स्टार्टिंग करेंगे, ऐसा जोर लगाएंगे कि चाहे जितना टफ पेपर आ जाए उनको हर हाल में हमें क्रैक करना है। ओके, तो आगे हम सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस में सबसे पहले सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के बारे में आता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आता है भारत और उसके निकटवर्ती देश। आपको याद होगा, जब भी भारत के निकटवर्ती देशों के बारे में हम कहते हैं तो इसमें आ जाता है कि भारत के आसपास कौन से देश हैं। ठीक है, उनके बीच में डिवाइडर क्या रेखाएं बनाई गई हैं, उस रेखा का नाम देने वाला कौन है और इसके क्षेत्रफल कौन से हैं, इसके बारे में ये बताया जाता है। अगला आता है पॉइंट हमारा वैज्ञानिक प्रगति और विकास। वैज्ञानिक प्रगति और विकास यानी साइंस टेक के बारे में बताया जाता है। ये हमारा करंट का पोर्शन भी होता है और प्रीवियस में किसने क्या इन्वेंट किया है, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। अगला हमारा पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसमें पुरस्कारों के बारे में, यानी भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत के बाहर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कब से उसकी स्टार्टिंग हुई, यानी भारत रत्न हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ जितनी भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी के बारे में यहाँ डिटेल से स्टडी कराई जाएगी। ओके, अगला हमारे पास में पॉइंट आता है भारतीय भाषाएं। भारत की कौन कौन सी भाषाएं किस आर्टिकल में आती हैं, कब इनको लिया गया है, इसके लिए क्या क्या बदलाव, कब कब इनमें संशोधन करके कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है, इस सभी को आपको भारतीय भाषाओं के टॉपिक्स में आपको बताया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है किताबें और लेखक, यानी बुक्स एंड इट्स ऑथर। ठीक है, बुक्स और ऑथर के बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी, यानी किस बुक को किसने लिखा है, इसमें कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, उन सब के बारे में आपको बुक्स एंड ऑथर्स में बताया जाएगा। यानी करंट में कौन सी बुक्स आई हुई हैं, प्रीवियस में कौन सी, यानी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये सेम है किताबें और लेखक। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट, लिखी हुई कहानियाँ। जो कहानियों को लिखी गई है या किसी महान व्यक्तित्व पर किसी बात को बताया गया है, यानी स्क्रिप्ट किया गया है, उनके बारे में हम बताया। जैसे कि आपको महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई, अटल बिहारी वाजपेयी, या इस तरह की बहुत सारे महान व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर पूरी कहानियाँ लिखी गई हैं और उनके जो विशेष पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं, कैपिटल यानी राजधानियां। याद करिए, राजधानियों में हमारे पास में दो पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा राज्य, ठीक, उसके बाद में होंगे हमारे देश, यानी कि भारत के जितने राज्य हैं, ठीक, उनकी राजधानियां। ठीक है, उनकी राजधानियों के बारे में आएगा। इसी तरह से जितने देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश, इसी के साथ साथ जो बाकी देश हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी देशों की राजधानियों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है,
ये राजधानियां आपसे डायरेक्टली डिक्टो वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्ट हिट करते हैं। आप एक बार उनको अच्छे से पढ़ लो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मुद्रा। जितने देशों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जितनी कैपिटल्स बताएंगे, उन कैपिटल्स के साथ साथ में वहाँ कौन सी करेंसी चलती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ याद रखिए, अगर हम किसी देश के बारे में बात करते हैं, उसकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं, उसकी मुद्राओं की बात करते हैं, तो याद रखिए हम उसके लैंग्वेज के बारे में भी वहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब एग्जाम हमसे पूछता है तो कभी कभार उनके लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेता है, तो हम यहाँ पे उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स एंड इट्स एसेंशियल। ठीक है, यानी कि हम ये खेल, एथलेटिक्स जैसी आवश्यक ज्ञान, यानी कि गेम में कौन सी चल रहा है, कौन सी एथलेटिक्स चल रही है, उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है, किस नंबर पे आए, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन सब के बारे में हमको इस पॉइंट पर जानकारी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके लिए आपको पर डे न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर के बारे में आपको पर डे पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपडेट रह सकें। आप इनसे अपडेट रहेंगे तो याद रखिए आपको तुरंत करंट अफेयर की जो अचानक से पूरा रटना पड़ता है वो नहीं होगा। इसके लिए आपको पर डे अपडेट दिया जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है महत्वपूर्ण तिथियां। अब महत्वपूर्ण तिथियों में आपको पता होगा कि हम लोग हमेशा करते हैं विश्व वानिकी दिवस कब हो गया, पृथ्वी दिवस कब पड़ता है, ठीक है, महात्मा गांधी का दिवस कब आता है। इस तरह से बहुत सारी डेट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे तिथियों को जानकारी लेंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं मानवाधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताया जाएगा किस आर्टिकल में आता है, कैसे इसमें हम बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम जानकारियों को लें, ताकि अगर हम हमारे ऊपर या किसी व्यक्ति को हमारे सामने देखने पर ऐसा पता चलता है कि उसके ऊपर मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो हम पता कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपको बताया जाएगा प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिलता है वो सभी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट है संगठन। संगठन जितने भी बनाए गए हैं देश में, विदेश में या हमारे देश में, जैसे इसरो हो गया, नैम हो गया, इस तरह से संगठन जो बने हैं उनके फुल फॉर्म्स कब बनाई गई है इसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यावरण और शहरीकरण। इसमें आपको बताया जाएगा कि जितनी ज़्यादा शहरीकरण यानी सिटीज बनती चली जा रही हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी चीजें आपको यहां पर डिस्कस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है और संस्कृति कैसी है, उन सभी के बारे में आपको डीप डिस्कशन क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का हमारे पास एक पूरा का पूरा सिलेबस होता है जिसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी डीप स्टडी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है भारत और विश्व के भूगोल, यानी कि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसके बारे में इसकी पूरा सिलेबस आपको पूरी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा, एक एक पॉइंट बारीकी से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आपको जो ऊपर बता दिया गया कि प्रकृति से जो चीजें हमें मिलती हैं उनकी सहायता से हम जो प्रोसेस करते हैं, वर्क करते हैं, उन सभी चीजों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर में आपको यहाँ की मिट्टी बताई जाएगी, मिट्टी में कौन कौन सी चीजें उपजती हैं उन सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर हिंदी है। अब हमारा जीएस का पोर्शन वहीं से खत्म हो जाता है। हिंदी के पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं तो एक गद्यांश आप में आएगा, जिस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है पैसेज और पैसेज का शीर्षक, जो गद्यांश है उसको पढ़ने के बाद उसका शीर्षक बताना होगा।
पत्र लेखन, हम पत्र को फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर किसी तरह से दोस्त से कैसे लिखा जाएगा, दोस्त को लिखा जाने वाला पत्र कैसा होता है, ऑफिस में लिखा जाने वाला पत्र कैसा होता है, ये होगा। शब्द ज्ञान, शब्दों का ज्ञान आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से होते हैं, यहाँ पर सार्थक शब्द कौन से होंगे, निरर्थक शब्द कौन से होंगे, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। शब्दों का प्रयोग, अगर कोई शब्द है तो उसका प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विलोम शब्द, शब्द और उसका अपोजिट यानी विलोम शब्द, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एक एक वर्ड शब्द मिलेंगे, उसके विलोम पूरी लिस्ट आपको सामने डिस्कस कर दी जाएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको बताया जाएगा एक शब्द होगा तो उस शब्द से मिलते जुलते या उसके समानार्थी कौन कौन से शब्द हैं वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है एक शब्द के प्रतिस्थापन, अगर एक शब्द है उस प्रतिस्थापन यानी उसको हटा दिया जाए तो उसके जैसा दूसरा कौन सा शब्द लाया जा सकता है, ये इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है वाक्य में सुधार करना, मुहावरे और लोकोक्ति। अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें अशुद्धि है तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा या फिर कोई लोकोक्त दी गई हो उसका अर्थ क्या होगा, वो भी आपको हिंदी में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास में संख्यात्मक योग्यताएं यानी कि हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो मैथमेटिक्स के लिए हमारे यहाँ एक सबसे बेस्ट टीचर हैं, सेलेक्टेड हैं, एसएससी सेलेक्टेड हैं और वो हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि मैथ्स का एक कहा जाए मैथ का जादूगर। तो हम इन्वाइट करना चाहेंगे हमारे अभिषेक सर को जो आपको इसके बारे में बताएंगे। और सब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए क्या हाल चाल है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि तैयारी को अभी से ही आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। चूँकि आप यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों की वैकेंसी इसी में ही इंक्लूड होगी, इस वजह से आपकी तैयारी यूपीपी से ज़्यादा यूपीएसआई की तरफ अगर रहेगी तो यूपीपी भी आप उसमें आसानी से ग्रैब कर पाएंगे। तो आप अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में सिलेबस हैं उसमें आपका सबसे पहला आपका है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। इससे आप जान जाइए कि ये एक ऐसा जो है चैप्टर है जहाँ पे न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई, इससे जितने भी हमारे इंडिया में पेपर होते हैं भारत देश में, इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन, आजकल के सिंप्लीफिकेशन आप देखे होंगे एसएससी सीजीएल में जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन, जब से टीसीएस आया है इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन पूछने लगा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस तरीके का आपका मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ताकि आप अगर वो सीख जाएंगे तो आप छोटे छोटे जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। नंबर तीसरा अगर हम बात करें डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन की बात करते हैं, दशमलव अंश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल सा छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कभी कभार। दूसरा उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है एचसीएफ एलसीएम, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने के मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है रेशियो प्रोपोर्शनल। देखिए अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से ये आपको सिर्फ दिखता है कि ये चैप्टर है, लेकिन इसका प्रयोग आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कई सारे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप विश्वास मानिए अनुपात समानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो समझिए कि रीढ़ है, मैथ में अर्थमेटिक का रीढ़ कहा जाता है प्रतिशत, और प्रॉफिट लॉस भी इसी में ही आता है। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट हो गया, ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। ये जो हमने बताया ना रेशियो प्रोपोर्शनल, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल का इस्तेमाल हम परसेंटेज में भी करते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, डिस्काउंट में भी करते हैं। तो ये सब आपके जो चैप्टर्स हैं ना, ये सब आपके जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ये समझिएगा कम समय में। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पर आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैथमेटिक्स में आधी जो मैथमेटिक्स होती है वो आपकी कैलकुलेशन होती है। विथ एक्यूरेसी अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो
कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं और उसमें जो है बच्चे जो हैं समझ तो जाते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम ये आ जाएगा, समझ जाते हैं कि किस तरीके से करना है, बट क्या होता है कि आप उसमें फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। इस वजह से आपके छोटे छोटे टूल्स होते हैं मैथ्स में, उनको भी आपको अच्छे से समझना होगा, उनको भी अच्छे से करना होगा। वो रटा नहीं जाएगा, मैथ में कोई भी चीज़ रटी नहीं जाती है, आपकी प्रैक्टिस ही आपको जो है मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाता है। पार्टनरशिप की बात करें, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप एंड चिस्टन यानी कि नल वाला जो टंकी वाले क्वेश्चंस होते हैं कार्य समय के साथ उसी में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये वाला जो दूरी होता है इसमें थोड़ा छूट गया है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की बात करें, एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है ये, कभी कभी जब इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये है कि इसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद आपका यूज़ ऑफ टेबल ग्राफ, आपको भी पता है अभी उत्तर प्रदेश पीईटी का पेपर हुआ था, 2 बार से हो रहा है, इसमें कई ये जो आप देख रहे हो ना यूज़ ऑफ टेबल ग्राफ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो उत्तर प्रदेश के पेपरों में बनता ही बनता है। और एक चीज़ बहुत ध्यान समझना, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जल्दी हो नहीं पाते हैं, लेकिन इसका तरीका मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इसका तरीका कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हम यहाँ तकनीक बताएंगे। 14वां नंबर है आपका मेंसुरेशन। देखिए एडवांस की बात करें, एडवांस में जो है मेंसुरेशन का ही जो है इसमें जो है सिलेबस में है, जो क्षेत्रमिति है इसमें भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं मेंसुरेशन के। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि ये सारे मैथ के जो है सिलेबस थे, और भी अगर कोई चैप्टर मैं देखूंगा अगर छूट रहा होगा तो वो मैं क्लास के बीच में जो है मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग आइए ज्वाइन करिए, और 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पे आप मेहनत से पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जानते हैं इस समय कितनी बेरोजगारी की हालत है, आपको पता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता नहीं है उसको सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सिलेक्शन होता है। अगर जो ईमानदारी से मेहनत करता है, दिन रात एक करके अपने एक शेड्यूल को, टाइम को फिक्स करते हुए एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आइए। और इसके बाद आपका देखिएगा, इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग का भी देखिए। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के भी फैकल्टी आज हमारे यहाँ जो है आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सब ऐसे जो है ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे नंबर आप फुल आउट ऑफ फुल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ और रीजनिंग पे तो फोकस करना ही है, साथ में आपको जीएस हुआ, हिंदी हुआ, इन सब पर भी फोकस करना होता क्या है कि अगर आप मैथ रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल ला दिए तो जीएस में अगर थोड़ा कम भी रहा, हिंदी में थोड़ा कम भी रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपका होता है लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, इसके बाद सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, प्रतीक, संबंध, व्याख्या जिसे बोला जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोडिफिकेशन होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द निर्माण परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपके रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, जैसे वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात करते हैं, कॉमन सेंस टेस्ट की बात करते हैं, लेटर एंड नंबर कोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट की बात करते हैं, वाद विवाद का प्रबलता। इस देखो यूपी के जितने भी पेपर्स होते हैं ना, वो आपके जो है ना, वो जो है आर्गुमेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं। तो आपको यहाँ पर आर्गुमेंट कैसे, कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, अवधारणा वाले क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है कम समय पे, यहाँ पे सब सिखाया जाएगा। जो रीजनिंग के हमारे बेस्ट फैकल्टी हैं उनके द्वारा ये सिखाया जाएगा। ये आपका है निहित अर्थों का जो है निर्धारण, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स की बात करेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये मोटा मोटा आपका रीजनिंग का जो है सिलेबस रहा है, ठीक है। बाकी आप आइए 1 अगस्त से आप यहाँ पे इंक्वायरी लीजिए, और साथ ही साथ जो है 1 अगस्त से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन करिए।
और विश्वास करके ज्वाइन करिए। आपको जो है अच्छे लेवल की पढ़ाई दी जाएगी ताकि आप एक सीट जो है अपना पक्का कर पाए। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, 1 अगस्त से ये हमारे यहाँ क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं। उम्मीद करता है कि जितने भी डेमो क्लासेस के लिए आने वाले हैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, और जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज के लिए जो भी इंक्वायरीज़ के लिए आना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत है। तो हमारे यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अगस्त को आप सभी का वेलकम है। आप यहाँ आएंगे तो आपको ये ज़रूर जानकारी मिलेगी कौन से टीचर्स हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको बहुत कुछ बता दिया, पर इसमें क्या सार्थकता है वो आप आके यहाँ पे तब पता करेंगे। ओके, सो इसी बात के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। तो मिलते हैं क्लास में, और नेक्स्ट क्लासेस जल्दी ही आपको मिलेंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।